नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप सबकी इंक्लूडिंग मेरी और अवनीश जी की एक ही गुजारिश थी कि मोदी जी आपको आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने इनलीगल्स के ऊपर जो काम नहीं किया उसके लिए दुख भी है और हमने अपना गुस्सा दिखाया भी है। अब पता लग रहा है कि कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जिसके कारण ये भाग रहे हैं चूहों की तरह। वैसे कॉकरोचों की तरह बोलना चाहिए क्योंकि कॉकरोचों की तरह ही आए थे, गटरों में से निकल निकल कर अब उसी गटरों में से ये वापस जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ऐसा कौन-सा काम कर दिया? बोला भी कुछ नहीं और छोड़ा भी कुछ नहीं। और ये जो है, भाई कभी थे नहीं, जान ही किसी और के थे, हमारे भाईजान कभी बने नहीं, अब बन भी नहीं सकते। जो अपनी बहन के भाई नहीं बन सकते, हमारे भाईजान कहाँ बनेंगे? लेकिन ये आज उल्टे पैर वापस जा रहे हैं क्योंकि योगी जी ने कुछ ऐसा कर दिया, जो मैं सोच रहा था कि कभी हो नहीं सकता, लेकिन हो गया है। कोई उफ़ नहीं है और चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई। बात करेंगे अपने फेवरेट अवनीश जी के साथ। अवनीश जी, जय सिया राम। सुमित जी, जय जय श्री राम। सभी दर्शकों को राम राम प्रणाम जी। सर, यूपी गवर्नमेंट कुछ ऐतिहासिक, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ विश्व शर्मा जी के ऊपर बनाया था मैंने, यूपी वहाँ पे असम में जो काम हो रहा है, फिर नेहरू जी के, मोहम्मद नेहरू का पॉलिसी बनाई हुई इम्प्लीमेंट कर दी। ये यूपी में कौन-सी पॉलिसी बनाई हो रही है? ये इंदिरा गांधी की बनाई हुई है, मोहम्मद गांधी की है या मोहम्मद नेहरू की है? जी। जी, देखिए आपने कहा कि भाईजान ये हमारे हो नहीं सकते, लेकिन अपनी बहनों के भाईजान तो ज़रूर हैं, जान भी हैं, भाई भी हैं। साहब, एसआईआर जब शुरू हुआ है और बिहार में जिस तरीके से एसआईआर के रिजल्ट आए, तो एसआईआर के बाद बहुत कुछ ऐसा है जिसने मामले बदल के रख दिए हैं, राजनीति बदल के रख दी है, कुछ लोगों की राजनीति खत्म कर दी है, कुछ लोगों की राजनीति को एक दूसरे लेवल पर लेके गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर चल रहा है, आपको पता है। एसआईआर की जो पहले टाइमिंग थी वो 4 तारीख को खत्म हो जानी थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को लगा कि नहीं भई अभी इसमें थोड़ा-सा काम और बाकी रह जाता है तो थोड़ा टाइम और दे देते हैं और अब 11 तक एसआईआर का लास्ट डेट आ गई। योगी जी ने जो काम किया है, उसको हम लोग अगर बात करें तो एक शब्द मैं रखूँगा, सिंक्रोनाइज़ करना। किस तरीके से अलग-अलग तरीके से चल रहे अलग-अलग कामों को अगर एक साथ सिंक्रोनाइज़ कर दिया जाए, तो उससे एक बड़ा मकसद हल हो जाता है और आप कह सकते हैं, ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा भी हो जाए। वो कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊँ। भाई एसआईआर तो संवैधानिक प्रक्रिया है जो यूपी में चल रही है। बोले साहब ठीक, एसआईआर चलने दो। इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है। लेकिन अब योगी जी उन्होंने कहा इसको सिंक्रोनाइज करते हैं एक और चीज से। बोले भाई एसआईआर होगा तो क्या होगा? मतदाता सूची का पवित्रीकरण होगा। यानी जो भारत का नागरिक है वही वोटर लिस्ट में नाम पाएगा, वही जगह बनाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट चाहता है, ये हर भारतवासी चाहता है। राहुल नहीं चाहते, अखिलेश नहीं चाहते, बाकी लोग नहीं चाहते, चलिए हटा दीजिए। अब योगी जी ने दिमाग लगाया कि यार अगर इलेक्शन कमीशन एसआईआर करेगा, इतने सारे बीएलओ इतना सारा काम करेंगे, तो वोटर लिस्ट तो सही हो जाएगी। लेकिन जब उस एसआईआर के दौरान आइडेंटिफाई किया जाएगा कि तुम भारत के नहीं हो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम रोहिंग्या हो या तुम यूपी के नहीं हो, तुम भारतीय नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो कि बैंगलोर में तुम्हारा घर है लेकिन तुम नौकरी करते हो, यहाँ मकान तुमने यूपी में बना लिया है, इसलिए तुम्हारा तो पूरा हक है कि तुम यहाँ के मतदाता बन जाओ। लेकिन अगर इनमें से तुम इलीगल हो तो एसआईआर में तो पहचाना जाएगा ना वो। तो योगी जी ने ये सोचा कि एसआईआर में इलेक्शन कमीशन पहचान लेगा तो मैं क्या करूंगा यार। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में डिटेंशन कैंप बनाने का ऑर्डर जारी किया। भाई चूहे पकड़े जाएंगे तो चूहेदानी चाहिए ना, रखोगे कहाँ? एक एक चूहे को आपने टिप से पकड़ा तो यू हैव टू हैव ए डब्बा। आप सांप पकड़ते हैं तो आप देखते हैं स्नैक कैचर क्या करते हैं, उसके पहले वो एक झोला रखते हैं या फिर प्लास्टिक का डब्बा रखते हैं, वो रखना पड़ेगा ना आपको। फिर तो ले जाके आप जंगल में छोड़ेंगे उसको, है ना। तो योगी जी ने तुरंत अपने ऑफिसर्स को बुलाया और कहा भैया ऐसा करो, हर जिले में एक एक डिटेंशन कैंप बनाओ।
बोले परमानेंट नहीं बनाना, क्योंकि हमको ये परमानेंट काम नहीं करना, ये हमारा काम नहीं है। हम एक बार चूहे निकाल देंगे, स्नैक्स निकाल देंगे, उसके बाद फिर मस्त रहना। तो तुम टेम्पररी बनाओ। पहले उन्होंने कहा कि काम करो, एक वेस्ट यूपी में बना लो बड़ा सा, और एक ईस्टर्न यूपी में बना लो बड़ा सा, हम उसमें अपना इनको रखेंगे, खाना पीना खिलाएंगे, और उसके बाद इनको डिपोर्ट कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक काम करो, जिले जिले में बनाओ, क्योंकि बहुत सारे हैं। और ये ऑर्डर उन्होंने 22 तारीख को, जो अभी बीता है महीना, 22 तारीख को इस ऑर्डर पे सिग्नेचर कर दिया। और आज तारीख कौन सी है जब हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं सुमित जी? 1 तारीख है। 8 दिन हुए, 30 का महीना था, ऑर्डर पास हो गया। अब योगी जी के अधिकारी भी योगी टाइप हो गए हैं। उन्होंने तुरंत आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि साहब कहाँ बनाएंगे। तो जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, कई बिल्डिंग ऐसी होती हैं जो यूज में नहीं है, बोले साहब इसमें बना लेंगे, चलो आइडेंटिफाई कर लिया। फिर कई सारी बिल्डिंग ऐसी गवर्नमेंट की होती है जिसमें खूब सारे कमरे होते हैं, खूब सारे हॉल होते हैं, एक गुसलखाना भी होता है, तो बोले साहब चलो इसमें बना लेंगे। और तो और इतने उस्ताद हैं योगी जी के अफसर, उन्होंने पुलिस लाइन में बैरकें तलाशनी शुरू कर दी। बोले ये बैरक खाली है हमारे यहाँ, चलो इसमें बना लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके जगह आइडेंटिफाई हो गई और कैंप, डिटेंशन कैंप बनाना शुरू हो गया। इसके समाचार, अभी कैंप बना नहीं, ऑर्डर पर साइन हुआ और उसके बाद न्यूज में आने लग गया। न्यूज में यही तो आया था कि एसआईआर वेस्ट बंगाल में हो रहा है, उसके बाद चूहे निकल के भागने लगे मुर्शिदाबाद और 24 परगना के साइड से। यूपी में भी यही हुआ साहब। योगी जी ने जैसे दस्तखत किया, दो दो एग्जाम्पल मैं पहले लखनऊ राजधानी के दे रहा हूं आपको, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश के। आप सोचिए कि बहुखंडी मंत्री आवास, इस तरह के नाम की 3 हाई राइज बिल्डिंग है लखनऊ में, जिसमें एमएलएस को और मिनिस्टर्स को वो फ्लैट अलॉट होते हैं। उसके ठीक सामने नजूल का एक बड़ा सा लैंड था, जिसको मैंने अपनी आंख से देखा है और मैंने वहां पर रुक के वेरीफाई भी किया है। वहां पर करीब 1.5 से पौने 2 हजार टारपोलिन की झुग्गी झोपड़ियां खड़ी हुई थी। उनमें हजारों की संख्या में चूहे रह रहे थे। 22 तारीख को ऑर्डर पास हुआ है और आज 1 तारीख है। मैं, अगर आपका चैनल कोई लखनऊ से देख रहा है तो वो कृपया बताए, बहुखंडी मंत्री आवास डालीबाग इलाके की वो झुग्गी झोपड़ियां जो न्यूजील की लैंड पे बनी थी, एकदम साफ खत्म, सब गायब। उनको क्या लगा, कह रहे भैया ये तो योगी जी हैं, सबको टांगेंगे उठा के, डिटेंशन कैंप पहले ही बनवा रहे हैं, एसआईआर हो रहा है, हम पहचाने जाएंगे। तो एसआईआर हो रहा, हम पहचाने जाएंगे, डिटेंशन कैंप पहले ही तैयार, योगी जी आएंगे, कुत्ता वाली गाड़ी में भरेंगे नगर निगम की और ले जाके डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। सब फरार, गायब, तुरंत पड़ी। और अब यहां गंभीरता से एक बात कह रहा हूं, मैंने खुद एक बार वेरीफाई किया था वहां। आप वहां पर रुकिए और रुक के पूछिए कहां के रहने वाले हो? असम। 99%, 99.999% मजे की बात, एक ही जिले का नाम बताते थे। कहां के हो असम में? बरपेटा के। कागज है? बोला हाँ हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास आधार है, हमारे पास वोटर कार्ड भी है, या है वाह है, दुनिया भर के। काम क्या करते हो? तो अब काम मैं बताऊं क्या करते हो। कुछ चीजों के मतलब सकारात्मक चीजों के कुछ कई बार नेगेटिव एलिमेंट भी आ जाते हैं। दरअसल जब मोदी जी ने सफाई अभियान जो नेशनल स्तर पर किया है, तो चाहे वो कोई भी कारपोरेट हो, निगम हो या शहरों के नगर पालिकाएं हो, इनको भर भर के सफाई कर्मियों की जरूरत पड़ रही है। तो इनके परमानेंट उतने हैं नहीं, तो इन्होंने क्या किया है, जितने भी नगर निगम, क्योंकि सफाई पर 0 टॉलरेंस है, चाहे योगी का हो चाहे मोदी का हो, वो नेशनल लेवल पे चल रहा है। तो वो जो पेटी ठेकेदार ये रखते हैं नगर निगम, उन्होंने दे दिया कि भाई तुम मैन पावर सप्लाई करो। तो इनके पास ये बल्क के रोजगार हैं और ये आ जाते हैं वहां से भर के, और फिर इन्होंने नया काम पा लिया, पीली वर्दी, नगर निगम लिखा हुआ, झाड़ू लगा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं और आराम से मौज ले रहे हैं, फ्री की जमीन पर रह रहे हैं। मैं सवाल उठाता हूं कि डालीगंज के उस नोजुल की जमीन से भागे हुए 2-2.5 हजार, भाई 1-1.5 हजार अगर टारपोलिन के वो कैंप्स हैं, झुग्गियां हैं, तो इनके यहाँ तो आधे दर्जन बच्चे होते हैं, करीब 2-2.5 हजार के आसपास की संख्या। अगर मैं बहुत कंजूसी से कहूं तो अगर तुम सबके पास राशन कार्ड था, पेपर था, अगर तुम भारतीय थे तो रातों रात भगे क्यों? मेरा सवाल है क्यों?
क्योंकि तुम नगर निगम के मास्टर रोल पर दस्तखत करते हो नहीं करते हो, भले वो फर्जी आधार के आधार पर तुमने किया हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सारा कागज है और भारत के नागरिक हो, असम के नागरिक हो, तो तुमको उत्तर प्रदेश में कमाने खाने का पूरा अधिकार है। फिर तुम भगे क्यों रातों रात? केवल इस बात से कि एक ऑर्डर ऐसा पास हो गया है डिटेंशन कैंप वाला, जिसमें उठा के रखा जाएगा, तो ये बताता है कि वो अवैध बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे। योगी जी उतने तक नहीं रुकने वाले। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि ऐसा करो कि केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तुम खोज लो। ये जो डिटेंशन कैंप एसआईआर के बाद उन्होंने शॉर्ट आउट करने के लिए ये बोला है कि पाकिस्तानियों को भी खोजो। अब लोग चौंकेंगे, यार पाकिस्तानी कहाँ है? ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस समय डिपोर्ट किए जा रहे थे, उस समय कितने पाकिस्तानी निकले? इसका मतलब पाकिस्तानी हैं। और तो और सीमा सीमा हैदर को कैसे भूल गए आप, जो 4 जिहादियों को साथ में लेके आई थी? और उसके लिए तो सचिन का घर है ना डिटेंशन कैंप। उसको हर महीने पेशी हाजिरी देनी रहती है कचहरी में। अब सुनिए साहब, योगी जी ने, अच्छा एक उदाहरण हमारे सामने अभी बिहार का एक एग्जांपल है, जिसमें एक पाकिस्तानी सिटीजन मोहतरमा वो गवर्नमेंट टीचर हो गई। यूपी, वेस्ट यूपी का भी एक एग्जांपल है, वो गवर्नमेंट टीचर हो गई पाकिस्तानी, बाद में पकड़ी गई। तो योगी जी ने पाकिस्तानियों का भी नाम डाल दिया कि बोले लगे हाथ एसआईआर हो रहा है तो वो भी चूहे पहचाने जाएंगे, सफेद वाले भी, काले वाले भी, नीले वाले भी, पीले वाले भी, बोलो उनको भी पकड़ लो, उनके लिए भी डिटेंशन कैंप नया एड्रेस है। योगी जी यहीं तक नहीं रुके, वो कह रहे ना ना ना, अफ्रीकन। अब आप चौंकोगे, आप भी चौंकोगे कि यार ये अफ्रीकन योगी जी क्यों पकड़ रहे हैं कि अफ्रीकन चूहे भी पकड़ो। अफ्रीकन वाकई में एक समस्या है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली एनसीआर से लगे बॉर्डर, नोएडा हो, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, इलीगल ड्रग्स और तो और महिलाओं से जुड़े हुए गंदे और घिनहे जो काम होते हैं उनमें इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी पकड़ो। अब यहां पर देखिए कैसे सिंक्रोनाइज किया, बोला यार इलेक्शन कमीशन करा रहा है ऐसा, यार चूहे इसमें पकड़े जाएंगे तो हम सारे चूहे पकड़ेंगे, हम बांग्लादेशी भी पकड़ेंगे, रोहिंग्या भी पकड़ेंगे, पाकिस्तानी भी पकड़ेंगे, अफगानी भी पकड़ेंगे, हैं, यहां तक कि हम अफ्रीकन भी पकड़ेंगे और सबको डिटेंशन कैंप में डालेंगे। इसको कहते हैं बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन। इलेक्शन कमीशन करा रहा है काम, आम के आम गुठलियों के दाम, और केवल अभी ऑर्डर साइन किया, 8 दिन के अंदर गायब। केवल लखनऊ का एग्जाम्पल आपको नहीं दे रहा हूं, अब मैं शहर आपको गिना रहा हूं, और दर्शकों आप तस्दीक करिएगा, अपने आसपास निगाह डालिएगा, कैसे यहां से भगदड़ मची हुई है। योगी जी का एक फरमान और अपनी बहनों के भाईजान भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं साहब? सहारनपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, मुजफ्फरनगर, बहराइच, प्रयागराज, पूर्वांचल के गोरखपुर, बढ़नी, सिद्धार्थनगर, इन सारे एरिया से जैसे जैसे ये न्यूज तैर रही है कि डिटेंशन कैंप योगी जी बना रहे हैं, वैसे वैसे ये सारे के सारे भाग रहे हैं। लेकिन सर, आपने बोल दिया भाग रहे हैं, ये बंगाल से भागकर बिहार आए, बिहार से भागकर यूपी आए, ये यूपी से भागकर कश्मीर चले जाएंगे, तेलंगाना चले जाएंगे। इनके लिए तो बहुत जगह है सर, भारत में ठीक है, सारी ऑपोजिशन बैठी है इनको एब्जॉर्ब करने के लिए। कॉकरोच है, बहुत अच्छा, चूहे हैं, एक घर छोड़ेंगे दूसरे घर पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। यहीं पर अब लोगों को ये पता चलेगा कि डबल इंजन सरकार का महत्व क्या होता है, मतलब क्या होता है। अगर आपको अपने राज्य को साफ सुथरा रखना है तो फिर आपको अपनी सरकार उस हिसाब से चुननी होगी। आज आप देखिए वेस्ट बंगाल में वो सरकार है उनसे मोहब्बत करने वाली, लेकिन जमीन पर हालात बदल चुके हैं। यहां तक कि वेस्ट बंगाल का ओरिजिनल भारतीय मुसलमान भी ये चाहता है कि ये यहां से भागे, हमारे यहां नहीं रहने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं रीजन क्यों, किसके हिस्से में वो बंटवारा कर रहे हैं, किसके। अगर 2 किलो चावल है तो 1 किलो चावल उनके हिस्से में जा रहा है, किसका चावल कम हो रहा है? भारतीय मुसलमान का चावल नहीं कम हो रहा है क्या? आप मुझे बताइए। नहीं सर, इसमें मैं डिफर करूंगा, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है वो लड़ाई है कि हम अपने नंबर्स को पूरे करेंगे, ताकि हम जिस दिन 30-40% हो जाएं उसमें हमें अपने कितने प्रोड्यूस कर लेंगे, जितने बाहर से आएंगे एग्रीड, इनका तो काम है, ये तो यहाँ पे हनीमून बनाने आए हैं। एग्रीड,
एग्रीड। लेकिन अब उनको यह भी पता चल गया है कि 2014 से भारत बदल रहा है। उनको यह भी पता चल रहा है हवाओं का रुख अब खिलाफ है। मैं मानता हूं कि उनका गजवा हिंद का सपना है, लेकिन वो इतने सब्र वाले भी हैं, वो इतने चालाक भी हैं कि वो अपने प्रोग्राम को आगे 50 साल 100 साल के लिए बढ़ा देंगे। वो आखिरत का जीवन जीते हैं साहब। एक पीढ़ी जीती है, मर जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, मर जाती है, 2-4 बम बन के उड़ जाते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य साफ है। फिलहाल उनके लिए हवाएं यहाँ की बदल चुकी हैं, और अगर जिस तरीके से 2014 से हवा बदल रही है, मैं एक लंबा फुटप्रिंट देखता हूं जो कि अभी कई दशकों तक चलना है, क्योंकि भारत में राष्ट्र प्रथम की राजनीति का दौर आ चुका है। एसआईआर से आप शुद्धिकरण कर रहे हैं, एनआरसी कल को होनी ही होनी है, यूसीसी आनी ही आनी है। और जिस तरह से एसआईआर का स्वागत, और आपको बताऊं, पिछले विधानसभा चुनाव में अगर केवल वेस्ट बंगाल का मैं आंकड़ा ले लूं तो केवल 6 लाख वोटों का अंतर था एनडीए में और ममता बनर्जी में, केवल 6 लाख। और अकेले 2.25 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ कुल वोटर हैं वेस्ट बंगाल में, अकेले करीब करीब 2.25 करोड़ वोटर इस एसआईआर में साफ होने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि 8 से 10% अगर फर्जी वोटर गायब हो गए तो 6 लाख का आंकड़ा जो अंतर है वो खत्म, ममता बनर्जी गई। लेकिन अब ये आंकड़ा पहुंच रहा है 18 से 20%। मैं आज आपके चैनल पर बता रहा हूं, लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इसकी छोटी क्लिप निकाल के रख लीजिए। जो महाराष्ट्र में हुआ, जो बिहार में हुआ, वेस्ट बंगाल वैसा ही रिजल्ट देने जा रहा है अगले विधानसभा चुनाव में। आई एम टेलिंग यू, अंतर बड़ा नहीं है। उसकी कई वजह हैं। एक तो एसआईआर से 100% विशुद्ध शुद्ध प्योर वोटर लिस्ट, और दूसरा नरेंद्र मोदी ने जो हुंकार भरी है वेस्ट बंगाल के लिए बिहार चुनाव के बाद, उससे वहां के मतदाता के अंदर का डर जो कि टीएमसी के गुंडों से बैठा हुआ था वो बेहद कम हुआ है। और जब एक बार डर खत्म होता है ना साहब, तो ममता को पता है। और उसका कारण एक चीज सुन लीजिए, आपको एक और समाचार देता हूं दर्शकों को, फिर जरा यूपी में वापस आऊंगा। सिंक्रोनाइजेशन का अभी केवल एक पॉइंट मैंने बताया है। योगी जी ने 2 मशीन और सिंक्रोनाइज किया है, 2 एप्लीकेशन। जैसे हम लोग मोबाइल में नहीं करते हैं एप्लीकेशन सब सिंक्रोनाइज कर लो, 2 और किया। लेकिन वेस्ट बंगाल के बारे में एक बात बता दूं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आए हुए 8 महीने हो गए। इसी ममता बनर्जी ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत वेस्ट बंगाल में वक्फ बिल को लागू नहीं करा सकती, मुझे गोली मार दोगे तब भी मैं वक्फ नहीं लागू करूंगी। कल ममता बनर्जी ने 8 महीने के बाद वक्फ बंगाल में एक्सेप्ट कर लिया। और सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया है साहब, अपने हर कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है कि जो उम्मीद पोर्टल बना है, उम्मीद, दर्शक जरा सोचे, उम्मीद से हैं, याद आया कुछ आपको? लोग कहते हैं उम्मीद से हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि सारे जितने भी वक्फ की डिटेल हैं प्रॉपर्टियों को, सबको उम्मीद पोर्टल पर तुरंत अपलोड कर दो दिसंबर के एंड तक। और आज दोपहर का एक डिसीजन आपको बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का। हवाएं कैसे खिलाफ हैं मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में गए थे हजरत कि साहब ये वक्फ वाला मामला जो है, जो आपने कहा है कि उम्मीद से हम हो जाएं दिसंबर तक, तो साहब हमारी उम्मीद कई ज्यादा है, क्योंकि हमको ज्यादा संख्या में उम्मीद पालनी होती है, तो ये डेट आगे बढ़ा दीजिए दिसंबर वाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, थोड़ी कम उम्मीद पालो, कम उम्मीद पैदा करो, लेकिन कोई डेट नहीं बढ़ाएंगे, यहां से भग लो और तुरंत जाके एक एक प्रॉपर्टी का जो है वो अप्लाई कर दो, और कोई डेट हम नहीं बढ़ाएंगे। ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट कर लिया। कहां चली गोली? लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई करो, डंडे मारो। नरेंद्र मोदी जी ने एक गोली नहीं चलाई, ममता चाहती थी कि मेरे ऊपर गोली चला दो, कही थी, डायलॉग था ये। दूसरा हवा कैसे खिलाफ है साहब? तेजस्वी यादव जो हार के बैठे हुए हैं, इन्होंने बिहार में कहा था कि किसी कीमत पर हम वक्फ को, अमेंडमेंट को यहां लागू नहीं होने देंगे। जनता ने कहां पहुंचा दिया? आप मुझे ये बताइए। वक्फ के नाम पर एक बार वो भी नहीं बोल रहे हैं अखिलेश यादव। हवाएं कितनी खिलाफ हैं साहब। आज फैसला आया है, अभी तक आपने किसी कांग्रेस या राहुल गांधी से के मुंह से वो का वक्फ भी सुना है कुछ?
नहीं सुना है, हवाएं ऐसे खिलाओ। अब जरा उत्तर प्रदेश आ जाता हूँ वापस मूल पे अपने। एक सर एप्लीकेशन मैंने एक चीज ऐड करूंगा मैं इसमें, जो आपने वेस्ट बंगाल का बोला कि 6 तारीख तक करना है, डेट भी देखिए सोच समझ के दी है, 6 दिसंबर। बाकी आप समझ समझ जाएंगे कि 6 दिसंबर को एक बहाल काम हुआ था, एक गंदी सी चीज हमने परमानेंटली तोड़कर एक भव्य मंदिर बनाया उसके ऊपर। तो बिल्कुल दिसंबर साहब, 6 ही दिया है डेट। ये है मोदी जी का वार। जी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। और एक चीज और देखिए, अब यूपी जरा वापस आ जाते हैं। एक एप्लीकेशन मैंने बताया, एसआईआर के बहाने जितने चूहे निकलेंगे कैसे सिंक्रोनाइज किया, डिटेंशन कैंप बनाए और बड़ा भड़ भागना शुरू। उसके अलावा योगी जी ने एक और ऑर्डर पास किया है साहब, बड़ा दुख का बात है, सुन लीजिए। योगी जी ने कहा है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आधार में लिखे हुए डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता, तो आपके आधार को कैंसिल कर दिया जाए। अब अगर अब अगर अवनीश पीएन शर्मा की डेट ऑफ बर्थ जो उनके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पे है, या जो नए लड़के हैं, हमारे समय तक नगर निगम से हम लोग नहीं लेते थे, हम लोगों के पास हाई स्कूल का ही होता था जिससे हम लोग अपना बर्थडे कंफर्म कराते थे, वेरीफाई कराते थे। तो जो लड़के अभी के हैं जिनके पास नगर निगम का है, इट्स ओके, जिसके पास हॉस्पिटल का है, इट्स ओके। वरना हम जैसे जो पुराने वाले हैं डायनासोर पीरियड के, तो उनके पास जो है वो 10th का है। तो अगर मियाँ अब्दुल, आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके आधार जो कि आपने फर्जी बना रखा है, अगर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं होती, तो इसका मतलब है, और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कैसे होगी? आपको कोई पेपर लाना होगा, आपके पेपर में लिखा होगा कि आप तो चिटगांव के हैं, आप तो फलाने के हैं, आप तो वर्मा के हैं, और आप डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट यहाँ फर्जी बनवा नहीं सकते। आधार तो आपने फर्जी बनवा लिया है। दोनों अगर मिसमैच करेगा तो आधार कैंसिल हो जाएगा। आधार जब कैंसिल होगा तो उस फर्जी आधार के आधार पर बनवाए गए आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी निरस्त हो जाएंगे। आपका डीएल चला जाएगा, आपका जॉब कार्ड चला जाएगा, आपका कुछ भी होगा वो चला जाएगा। तो ये एक और फिल्टर लगाया है, और ऐसा होने के दौरान पता लग जाएगा कि अरे अरे, आप तो बांग्लादेशी हैं, आप तो रोहिंग्या हैं, आप तो भारत के नहीं हैं, और फिर एक बार फिर आपका पता डिटेंशन कैंप हो जाएगा। ये देखिए दूसरा एप्लीकेशन उन्होंने सिंक्रोनाइज किया है। और एक तीसरा एप्लीकेशन आपको बता देता हूं जो सिंक्रोनाइज पहले से ही कर रखा है उन्होंने। उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, महीनों से चल रहा है। और वेरिफिकेशन आप ये बताइए कौन करता है? मदरसा क्या है? उनके हिसाब से तालीम देने वाली जगह है ना, इट्स अ काइंड ऑफ स्कूल। नहीं सर, मदरसे का बड़ा सिंपल है, उसके नाम में लिखा है मैड रस आह, पागलपन का रस आने दे, उसको मदरसा बोलते हैं सर। ठीक है, तो मदरसा का टेक्निकल अगर वो बताते हैं तो वही तो बताते हैं, हम यहाँ तालीम देते हैं, मतलब क्या है कि ये एक स्कूल है। तो अगर किसी स्कूल का वेरिफिकेशन कराना है तो नॉर्मली वेरिफिकेशन कौन करता? या तो माइनॉरिटी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर हर जिले में एक होता है, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, या तो वो करे, और या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट करे। लेकिन ये तो योगी जी का वेरिफिकेशन है। इसको अगर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर ने कर दिया, या एजुकेशन बीएसए ने कर दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जिनसे कि ठीक ठाक से हो नहीं पाएगा, हो जाएगा तो कुछ ले दे के उल्टा सीधा कर देंगे, क्योंकि भाई करप्शन वहां है। जानते हैं किससे करा रहे हैं? एटीएस से। अब बताइए, एटीएस जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, ट्रेन्ड कमांडोज का, जिसका कि उन्होंने पहले ही देवबंद में एक सेंटर बना डाला है। एटीएस को पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों का वेरिफिकेशन करने का काम दिया हुआ है। और सिर्फ मदरसों का वेरिफिकेशन में क्या क्या? मदरसे में जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका वेरिफिकेशन। तुम बंगाल के हो, तुम असम के हो, तुम गुजरात के हो, तुम कहीं के हो, तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा जो है बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, तुम्हारा ये लाओ, तुम्हारा वो लाओ। एक ये। दूसरा, मौलाना जो पढ़ाता है, जो अगरतला का है, जो ना जाने कहाँ कहाँ का है, आके यहाँ पढ़ाता है, तुम बेटा अपना सारा कागज दे दो। और कौन? ये कोई एजुकेशन वाला ऑफिसर नहीं, एटीएस।
एटीएस के कमांडो ये वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद वो मदरसा जो फंड कर रहा है उसका वेरिफिकेशन, जो उसको चला रहा है मैनेजमेंट उसका वेरिफिकेशन। सर, पुलिस का एक हवलदार आके खड़ा हो जाता है दरवाजे पे, तो पाजामे जो है ना वो सरसरा जाते हैं, सुरसुरी हो जाती है। एटीएस का कमांडो जब पहुंचेगा किसी मदरसा वेरिफिकेशन करने, तो आप समझ रहे हैं उसमें भी पहचान होगी, कोई ना कोई धरा जाएगा, ए बेटा तुम कहां से, तो फिर डिटेंशन कैंप। तो ये 3 एप्लीकेशन एक साथ, और इसके लिए कोई अलग अभियान नहीं चला है आज तक। किसी आपने कोई एक शिकायत नहीं देखी। और तो और छोड़िए, हमारी सो कॉल्ड एस्टेब्लिश मीडिया इसको कवर नहीं कर पा रही है। वो कह रही है अरे यार छोड़ो, क्या कवर करना है। तो इसको कहते हैं सर कि पवित्र भावना से अगर कोई यज्ञ हो रहा है तो संवैधानिक यज्ञ करा रहा है इलेक्शन कमीशन। योगी जी ने अपना डब्बा जोड़ दिया उसमें कि भैया ये एक काम करो, जैसे होता नहीं कह रहे सुमित जी आप कहाँ जा रहे हैं, अच्छा आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, सर 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 ये व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ 4 चीज मेरी भी ले आइएगा। तो योगी जी यही काम कर रहे हैं। अच्छा एसआईआर करा रहे हो, वेरी गुड, तो एक काम करो यार, इसी बहाने जरा चूहे छांट लो, डिटेंशन कैंप बना दो पहले ही। अच्छा एक काम करो, मदरसों का वेरिफिकेशन कर रहे हो, डिटेंशन कैंप बना हुआ है, चलो जो वहां से मिल जाए इधर ले आना। बोले लगे हाथ आधार, यार एक काम करते हैं डीओबी कंफर्म करा लो इनसे, जरा वेरीफाई करा लो, अगर नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब डाउटफुल है, डाउटफुल है थोड़ा वेरीफाई करो, पकड़ा गया, बाहर का है, डिटेंशन का। तो इसको कहते हैं पवित्र भावना से योगी जी ने सिंक्रोनाइज किया है। मुझे लगता है कि ये मॉडल पूरे भारत के और प्रदेशों को भी फॉलो करना चाहिए। जी अवनीश जी, मैंने बड़ी हैरानी की बात है कि मैंने पूरा डिटेल पेपर एक अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इवन जो हमारी चाइना में एम्बेसी है मैंने वहां पे भेजा था, क्योंकि मैंने ये जो चाइना के जो शिनजियांग एरिया में जो उग्र मुसलमानों के डिटेंशन कैंप्स हैं, इनकी जो मस्जिदें हैं, मैं वहां पे गया हूँ। मैंने देखा है कि वहां पर क्या ब्यूटीफुल फॉर्मूला इन्होंने अपनाया हुआ है। वहां पर चाइना में भी डिटेंशन कैंप्स हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरती से डिटेंशन कैंप्स को जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उसके साथ में लगाया जाता है। इन सबसे लेबर का काम करवाया जाता है 18-18 घंटे। यही रीजन है कि 5 मुसलमान कंट्रियां चाइना के बॉर्डर के साथ लगती हैं, लेकिन एक भी कॉकरोच वहां पे इलीगली नहीं जाता, क्योंकि मालूम है 18 घंटे काम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि भारतीय गवर्नमेंट ऐसा कोई काम करेगी कि इनसे काम कराइए, हार्ड लेबर कराइए, भी जाते जाते कुछ तो फायदा दे के जाइए। अब यहाँ पर मेहमान की तरह रहे हैं, कुछ फायदा दे दीजिए और उसके बाद वापस चले जाइए। उससे डर का माहौल ऐसा होगा, दोबारा आएंगे नहीं ये। नहीं, देखिए बड़ी थेथर कौम है, बहुत थेथर कौम है, ये बार बार आएगी। इनके बारे में कहा जाता है बहुत थेथर कौम है साहब, लेकिन उतनी ही डरपोक कौम भी है। इनको कस के जब समझ में आए ना, रियलाई हो जाए इनकी। गुजरात में क्यों नहीं दंगा करते, एक ही बार हुआ इलाज, वरना याद कीजिए कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता था जब अहमदाबाद में दंगे नहीं होते थे, सूरत में दंगे नहीं होते थे। हम लोगों ने अखबार पढ़ते पढ़ते जीवन काट दिया साहब। यहां पर ऐसा नहीं कराना चाहिए, मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना है। इन्हें पकड़िए, आइडेंटिफाई कीजिए। योगी जी इतनी जल्दी में इसीलिए हैं, इसीलिए इन्होंने सिंक्रोनाइज किया, वरना कह देते ऐसा यार हो जाने दो फिर हम कराएंगे, एनआरसी आ जाने दो फिर हम कराएंगे। बोला नहीं, आप देखिए कितनी जल्दीबाजी में ये काम हो रहा है, इसीलिए एसआईआर एक अच्छे तरीके से हो रहा है, उसके दौरान ये बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, उसको पकड़ ले रहे हैं योगी जी। इसलिए इनको जितनी जल्दी, और चूंकि इस समय माहौल बना हुआ है देश में, इनके स्वतः भागने की प्रक्रिया जारी है। बांग्लादेश को भी ये पता है, या जहां से भी अवैध है उनको पता है बॉर्डर्स को, कि दे आर कमिंग, हमें इनको लेना है। तो इसी खेप में अगर ये निपट जाए तो ज्यादा अच्छा है। सर, अब्दुल रजिया भाग रहा है, पीछे से सुल्ताना को भी भगा दीजिए, फरहाना को भी भगा दीजिए, ये स्पीड बनी रहे, इसी स्पीड में ये निपट जाए। और एक जवाब और आपको बता रहा हूं, उसका बहुत जरूरी है। आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा था, उस समय भी हमने जवाब दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दूं। ये सच है कि ये वेस्ट बंगाल से भाग के बिहार में आ रहे हैं, बिहार से भाग के नेपाल जा रहे हैं, नेपाल से भाग के यूपी में होगा तो यूपी से इधर जाएंगे उधर जाएंगे। मैंने इसका जवाब दिया कि अब बाकी राज्यों को सोचना होगा कि सरकारें कैसी हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा अब दिस एसआईआर जो कि 12 राज्यों में हो रहा है, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि बाकी 12 राज्यों में भी, बाकी स्टेट्स में होगा। 100% इंडिया में एसआईआर हो जाएगा। एसआईआर हो जाने के बाद
ये भारत में तय हो जाएगा कि अब एनआरसी का वक्त आ चुका है और एनआरसी के साथ ही ये नेशन वाइड लागू हो जाएगा। इसलिए ये घूम घूम के इतनी बड़ी चूहेदानी में, जो भारत को हम लोग हराम का धर्मशाला कहते थे और इन्होंने बना दिया था, अब वो इन चूहों के लिए चूहेदानी है। एक साथ पूरे भारत में एनआरसी होने को है, निश्चित है। जिस भारत में एसआईआर संभव हो गया, एसआईआर ने रास्ता एनआरसी का खोल दिया है। इसीलिए मैं एसआईआर को मिनी एनआरसी कहता रहा लगातार। उसके संभावनाएं अब आपको निकट भविष्य में दिखाई देंगी। भारत इन चूहों के लिए चूहेदानी बन चुका है। सारे चूहे बंद होंगे और एक साथ ले जाके फर्र होंगे। सर, हमारा हमेशा एक मुद्दा था कि मोदी जी ठड्डी करके खाते हैं, कुछ ज्यादा ठड्डी कर लेते हैं, लेकिन शायद वो ठड्डी करके खाते हैं, योगी जी गरम करके खाते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल वीरू और वो वाला काम है जो शोले में था, वो वाला काम हो रहा है। और यही एक फॉर्मूला भी है कि कहीं सब्र है तो कहीं पर गर्मी है, और दोनों का फॉर्मूला ये रिजल्ट लेकर आ रहा है। भाई मजा आ गया अवनीश जी। सुमित जी क्या करिएगा, बड़ा विचित्र देश है अपना, बहुत विचित्र देश है सर। इसलिए इस विचित्र देश को विचित्रता से ही संभालना पड़ेगा और पिछले 11 साल से यही काम हो रहा है सर। एब्सोल्युटली राइट, ये विचित्र देश है। लेकिन जो मैंने पहले बात कर रहा था चाइना वाला मॉडल, जो मैंने बताया था यहाँ पर भी गवर्नमेंट को बड़ी बार मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि चाइना में बड़ा सिंपल फॉर्मूला। आपने एक वर्ड यूज किया था, मैं सिर्फ क्लोज कर रहा हूँ भी। आपने बोला कि बड़ी विचित्र ये कम्युनिटी है, ये बार बार आएगी। चाइना ने इसलिए पहले ही इनको 18-18 घंटे काम करवाया है, और 18 घंटे के बाद खाना तब मिलता है कि जितना आपको बताया गया है कि इतना प्रोड्यूस करना है आपको, जब करेंगे तो खाना मिलेगा, वरना 20 घंटे काम कीजिए। तो उस डर के मारे ये वापस आते नहीं है। और अगर दूसरी बार दोबारा वापस आ गए तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, काम भी करवाएंगे 2 साल के लिए, उसके बाद किडनियां निकाल लेंगे और फेंक देंगे। खेतों में काम करवाते हैं, रेगिस्तान को हरा कर दिया, इनसे काम करवाया जा रहा है रेगिस्तान की गर्मी में। तो ये जो फॉर्मूले हैं परमानेंट इलाज वाले, तरीके बहुत है। अगर योगी जी ने यहाँ तक ले आए हैं कि डिटेंशन कैंप्स खोल दिए, तो दैट मीन्स अब वो वाला काम भी होगा जो मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। बट अवनीश जी, जिस तरह से समझाया आपने, मजा आ गया। और जितने मस्ती से मैंने आज शो सुना है आपसे, भाई ऐसा लग रहा था कि मूवी चल रही है, जो मैं देखना चाहता था वो दिखी है आज। तो योगी जी को सलाम, आपको थैंक यू, एंड दर्शकों थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।